नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शर्मा अनन्या परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपका चंदन करता हूं, वंदन करता हूं एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। मित्रों, प्रातःकालीन इस बेला के साथ आप हमेशा मुस्कुराते रहें, आपके जीवन में हमेशा नवीन खुशियां आती रहें। इसी मनोकामना के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले मैंने 2 टॉपिक पढ़ाया, स्वर और व्यंजन। यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट के लिए मैंने पढ़ाया। कहने का तात्पर्य ये है मेरे मित्रों कि मैंने पूरा वर्णमाला को पढ़ा दिया है। आप लोगों ने सराहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने एक जो दिल में उम्मीद जगा दी है, उसके लिए बार बार आपका धन्यवाद। आइए मित्रों, पुनः एक बार चलते हैं अगले टॉपिक के लिए, और वो टॉपिक है हमारा विराम चिन्ह, जहां से कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार सुपर टेट और यूपी टेट में हमेशा आता है। विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे। विराम चिन्ह, इसी के अंतर्गत, या आप कह सकते हैं इसे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण चिन्ह। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम उन्हें लिखते तो हैं, लेकिन कभी उनको हम जानते नहीं हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि बिना व्याकरणिक चिन्हों के ज्ञान के आपके अंदर जो ज्ञान है वो अधूरा है। इसलिए इस टॉपिक को लेकर के हम आए हैं कि आपको मिलने वाला ये एक अंक आपसे दूर ना जाए। तो आइए शुरू करते हैं। विराम, पहला शब्द आया बच्चों विराम। विराम का अर्थ होता है रुकावट या ठहराव। विराम का अर्थ होता है रुकावट या ठहराव, और चिन्ह का मतलब होता है संकेत। चिन्ह का मतलब होता है संकेत, या जिसके द्वारा कोई भी चीज को अभिव्यक्त किया जाए उसे हम चिन्ह कहते हैं। आप जानते हैं लिपि को भी चिन्ह ही कहते हैं, क्योंकि उसे व्यक्त करती हैं। तो मित्रों आइए देखते हैं, जान लेते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकावट या ठहराव, यानी जहां पर हम चलते चलते रुक जाते हैं वो विराम कहलाता है, रुकावट कहलाता है, ठहराव कहलाता है। तो बच्चों आपसे बता दें, यहां पर ये 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज, इन व्याकरणिक चिन्हों पर जो है सबसे बढ़िया जो अपना मत दिया है वो कामता प्रसाद गुरु ने दिया है। किसने दिया है बच्चों? कामता प्रसाद गुरु ने अपना मत दिया है, और इन्होंने कुल 20 चिन्हों का उल्लेख किया है। कितने चिन्हों का उल्लेख किया है? 20 चिन्हों का उल्लेख किया है। एक बात और बता देते हैं बच्चों कि आपसे पेपर में एक प्रश्न यहां से और निकल करके आता है, और वो क्या है कि कामता प्रसाद गुरु जो है इन 20 चिन्हों को किससे लिया हुआ मानते हैं। कहने का मतलब, जो कामता प्रसाद गुरु थे उन्होंने क्या बताया कि ये चिन्ह कहां से लिए गए हैं बच्चों? तो वास्तव में इन विराम चिन्हों को जो है कामता प्रसाद गुरु जी ने अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। किसको छोड़ करके? पूर्ण विराम को छोड़ करके। पूर्ण विराम इसमें सम्मिलित नहीं होता है। कहने का मतलब, पूर्ण विराम के अतिरिक्त जितने भी चिन्ह आपके मिलेंगे, कामता प्रसाद गुरु ने बताया कि उन्हें अंग्रेजी से लिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा से। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है।
हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है बच्चों। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले अब ध्यान देना है आपको, किस चिन्ह को कामता प्रसाद गुरु ने नहीं माना? पूर्ण विराम को। कहां से लिया हुआ माना गया? अंग्रेजी। कामता प्रसाद गुरु ने कुल कितने चिन्ह माने हैं? 20। आइए इन चिन्हों का भी हम अध्ययन कर लेते हैं। इतना आपने नोट कर लिया होगा, या नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम इन 20 चिन्हों का अध्ययन करेंगे, लेकिन उसमें से एक दो चिन्ह ऐसे होते हैं जो हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते हैं। सबसे पहली बात जान लीजिए, जो सबसे पहला है अल्प विराम। कौन सा विराम बच्चों? अल्प विराम। अल्प माने क्या होता है? आप जानते हैं, थोड़ा, कम। तो ऐसा विराम जो थोड़ी थोड़ी दूर पर चल करके किसी वाक्य में लगाया जाता है, उसे हम अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम का चिन्ह है ये। अल्प विराम का चिन्ह है ये, इसे अल्प विराम कहते हैं बच्चों। आइए दूसरा देखते हैं, होता है आपका अर्ध विराम। अर्ध विराम का मतलब क्या है? जो किसी वाक्य के बीचों बीच में लगता है, आधे पर विराम लगता है, उसे हम अर्ध विराम कहते हैं। अल्प विराम लिख करके ऊपर अन की बिंदी लगा देंगे, ये आपका बन जाएगा अर्ध विराम। इसके बाद तीसरा जो है बच्चों, वो होता है आपका पूर्ण विराम। आप पूर्ण विराम जानते हैं, जब कोई वाक्य समाप्त हो जाता है तो हमेशा पूर्ण विराम का हम चिन्ह लगाते हैं। तो ये इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। आइए चौथा आपको बताते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जिसे आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जहां पर किसी प्रश्न को पूछने के लिए कब, कौन, क्या, कैसे, ऐसे शब्दों को व्यक्त करने के लिए हमेशा हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला आप लोग जानते हैं बच्चों, जिसे हम कहते हैं आश्चर्य चिन्ह। क्या कहते हैं? आश्चर्य चिन्ह कहते हैं, या विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। वो कौन सा चिन्ह है उसे भी आप देख लेंगे। पूर्ण विराम लगा करके नीचे नुक्ता लगा देते हैं, और ये जो है वास्तव में बच्चों बता देते हैं, ये जो नीचे की ओर यहां ये लगता है बिंदी, इसे हम नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता। तो आइए अगला जो आपका चिन्ह है 6, 7, 8, 9, 10, जो महत्वपूर्ण चिन्ह हैं हम उन्हीं का उल्लेख कर रहे हैं। आश्चर्य चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसके बाद में बच्चों निर्देशक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? निर्देशक चिन्ह, या इसी को संयोजक चिन्ह कहते हैं। निर्देशक या संयोजक चिन्ह कहते हैं बच्चों, या इसी को सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। आप सभी लोग जानेंगे, इंपॉर्टेंट है। निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह, और इसे ऐसे लिखते हैं। अगला चिन्ह है बच्चों आपका जो 7वां चिन्ह है, वो है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो कोष्ठक चिन्ह है, कोष्ठक कई प्रकार से बनाए जाते हैं। ऐसे भी बनाया जाता है बच्चों, ऐसे भी बनाया जाता है। तो ऐसे चिन्हों को हम कोष्ठक चिन्ह कहते हैं, और इसका प्रयोग हम अपने वक्तव्य को अलग से अभिव्यक्त करने के लिए बिल्कुल करते हैं। आइए बच्चों अगला है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह बच्चों
आपको पता है कामा, इन्वर्टेड कामा जिसे ये आप कहते हैं, इसे हम अवतरण या उद्धरण चिन्ह कहते हैं। बच्चों एक चिन्ह एक लगा मिलता है ऐसे करके, उपविराम जिसको कहते हैं, उपविराम या इसी को हम अपूर्ण विराम भी कहते हैं। और ये जो चिन्ह होता है बच्चों ये होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि इसे उपविराम या अपूर्ण विराम कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। आइए बच्चों अगला हम बताते हैं। अगला चिन्ह है जो पेपर में बहुत पूछा जाता है, वो है विवरण चिन्ह। कई बार पेपर में आया हुआ है, इसे हम विवरण चिन्ह कहते हैं क्योंकि आपको पता है जब संदर्भ प्रसंग व्याख्या करते हैं तो इसी चिन्ह का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है इसका विवरण आगे लगा हुआ है। तो बच्चों ये हमारे 10 महत्वपूर्ण चिन्ह थे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। सबसे पहले बताए अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादिबोधक चिन्ह, निर्देशक, संयोजक या सामासिक चिन्ह, फिर बताए कोष्ठक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, उपविराम या अपूर्ण चिन्ह और विवरण चिन्ह। इस तरीके से आपने इसे नोट कर लिया होगा। आइए बच्चों अब इसके आगे चलते हैं। आप सभी लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो बच्चों 11 नंबर के चिन्ह पर हम पहुंचते हैं और जो 11 नंबर के चिन्ह पर हम पहुंचते हैं तो देखिए वो 11 नंबर का सीरियल क्या होता है। इसके आगे एक एक पहले बढ़ा देता हूं, उसके बाद में बढ़ता हूं, जिससे आपको भी याद रहे और हमें भी याद रहे। तो जो आपका 11 नंबर का चिन्ह है बच्चों वो है पुनरुक्ति सूचक। कौन सा चिन्ह है? पुनरुक्ति सूचक। ये क्या होता है? ये होता है डबल इन्वर्टेड कामा। ये आप देख लीजिए, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पुनरुक्ति सूचक कहते हैं बच्चों। अगला एक चिन्ह मिलता है लाघव चिन्ह। कौन सा चिन्ह है बच्चों? लाघव। बिल्कुल जीरो के आकार का ये होता है। और लाघव का मतलब क्या होता है? किसी बड़ी चीज को छोटा कर देना, किसी भी बड़ी चीज को छोटा कर देना। कैसे बच्चों? एक समझ लेंगे। जैसे लिखा जाता था डॉक्टर, अब क्या करते हैं? इसको लाघव चिन्ह लगा देते हैं, ये बन जाता है डॉक्टर। तो इस तरीके से बच्चों ये होता है। तो लाघव चिन्ह के बाद में हम आप लोगों को अगला चिन्ह बताते हैं लोप चिन्ह। लोप चिन्ह या विलोपन चिन्ह भी कह सकते हो। जैसे ऐसे ऐसे करके रिक्त स्थान का ये चिन्ह आता है, या प्लस करके ऐसे 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 कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे चिन्हों को हम लोप चिन्ह कहते हैं। लोप का मतलब जानते ही होंगे आपकी गायब होता है। आइए अगला चिन्ह बताते हैं आपको योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ये होता है, ये छोटा से होता है, दो शब्दों के बीच में ये लगाया जाता है। इसे निर्भरता चिन्ह भी कह सकते हैं बच्चों, इसे पाद चिन्ह भी कह सकते हैं, इसे रेखा चिन्ह भी कहा जा सकता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे योजक चिन्ह, पाद चिन्ह या रेखा चिन्ह, ये तीनों एक ही चीज हैं। जैसे आपने लिखा राम लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मण बीच में योजक चिन्ह वहां पर नहीं, राम और लक्ष्मण के बीच में लगता है। इस तरीके से ये होता है। योजक चिन्ह के बाद में आप लोगों को बता दें दीर्घ उच्चारण चिन्ह। आप ये भली भांति सब जानते हैं, आप दीर्घ उच्चारण चिन्ह आपने पढ़ा होगा, ये गुरु के रूप में लगा देते हैं। इस दीर्घ उच्चारण चिन्ह इसे कहते हैं। तो अगला है आपका बच्चों पाद बिंदु। आप सभी लोग इसे नोट करते चलेंगे। पाद बिंदु कहीं भी हिंदी में
जो है इसका प्रयोग हम जल्दी से देखने को नहीं पाते हैं, लेकिन प्रयुक्त तो होता ही है। अगला है बच्चों आपका हंस पद। कौन सा पद? हंस पद। ये देखिए ऐसे लगता है जब वाक्य को हम लिखते हैं और लिखते समय हमसे कोई शब्द भूल बस छूट जाता है तो इसी चिन्ह का प्रयोग करके हम उस शब्द को ऊपर लिख देते हैं। तो बच्चों कैसा लग रहा है आपको क्लास? इसके बाद में अगला है टीका सूचक। टीका सूचक चिन्ह होता है बच्चों, ये कौन सा होता है? आप लोग जानते हैं, ऐसे जो स्टार करके ऐसे बने होते हैं उन्हें हम टीका चिन्ह कहते हैं। इसमें इस टाइप के भी मिल जाते हैं। अगला है बच्चों जो आपका तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता माने जहां पर बराबरी की बात किया जाए, ये चिन्ह, इसे बराबर चिन्ह भी कह सकते हैं, तुल्यता चिन्ह भी कह सकते हैं मित्रों। आइए जो 20वां चिन्ह है वो आपको बता देते हैं, वो होता है समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह, और इसे इस तरीके से डिनोट किया जाता है, इस तरीके से इसे लिखा जाता है, या 3 इधर डैश कर देते हैं ऐसे, ये भी आपका समाप्ति सूचक चिन्ह है। तो इस तरीके से बच्चों कामता प्रसाद गुरु ने कुल 20 चिन्हों का उल्लेख किया है, आप लोगों को मैंने बता दिया, और इससे हमेशा 1 नंबर का प्रश्न आपके यूपी टेट, सुपर टेट हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और श्योर है हर साल एक प्रश्न आता ही आता है। तो बच्चों आपको पता चल गया कि विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकावट। कामता प्रसाद गुरु ने इसे अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। किसको छोड़ करके? पूर्ण विराम को छोड़ करके कामता प्रसाद गुरु सभी चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। आप लोगों को मैंने पढ़ाया अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, लाघव चिन्ह, तुल्यता बोधक, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, लोप चिन्ह, लाघव चिन्ह, इन्हीं में से पूछा जाता है बच्चों। तो बच्चों आप लोगों को हमारी आज की क्लास ये कैसी लगी? आप सभी लोग लाइक, कमेंट, शेयर के माध्यम से जरूर बताइएगा बच्चों, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारे लिए हितकारी है। जितना आप सहयोग करते रहेंगे मैं अनन्या परिवार की तरफ से आपका वंदन करता रहूंगा। और मित्रों इन चीजों को बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करिएगा, इन चिन्हों को कभी भूलना नहीं, क्योंकि कभी भी अगर इंटरव्यू आगे लागू हो गया सुपर टेट के बाद तो कुछ ना कुछ इससे पूछ सकते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। पुनः एक बार आप सभी लोगों को संजय शर्मा का अभिवादन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।